वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टॉपिक है 30 अक्टूबर 2025। इसमें वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। पूरे वर्ल्ड में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, लेकिन इंडिया में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये इंडिया की पहली प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट पर आपका फ्लाई किया है। प्लस ये इंडिया की एकमात्र ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट रफाल और सुकोई 30 MKI दोनों पे फ्लाई किया है। ठीक है, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि जो सर्विस सेक्टर है उसका भारत में एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन बढ़कर 29.7% हो गया। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिर इंडिया और नेपाल, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी। इंडियन कंपनी होगी पावर ग्रिड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो 2 क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करेंगे इंडिया में, ताकि नेपाल से पावर को इंडिया लाया सके। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिपोर्ट जारी किया है जिसने कहा गया है कि इस मंथ यानी कि पिछले मंथ सितंबर में भारत का जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट को क्रॉस कर चुका है। फिर नेशनल इनिशिएटिव ऑन मॉडल यूथ ग्राम सभा, इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में। फिर थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, इसको 30 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इसके ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था 30 अक्टूबर को। फिर हम लोग जानेंगे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा क्या है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक छोटी सी झड़प भी हुई थी। ठीक है, उसका जो सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स था इस्तांबुल तुर्की में, वो विदाउट एनी एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। कारण जानने की कोशिश करेंगे। और फिर वीडियो के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस MCQ होंगे, आप उसको डाउनलोड कर लो और उसको प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को ऑन इम्पॉर्टेंट डे से। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, इसको सेविंग्स डे भी बोलते हैं। ये पिगी बैंक है, बच्चे को दिया जाता है ताकि बचपन से ही आप पैसे को बचाना सीखो। ठीक है, देखो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे या सेविंग्स डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था भारत में ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमेशा ऐसा नहीं था। पहले थोड़ा सा जान ले वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे के बारे में। मिलान जो शहर है इटली का, वहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल सेविंग बैंक्स कांग्रेस हुआ था। ये हुआ था 31 अक्टूबर 1924 को। ठीक है, और वहीं पे ये डिसाइड किया गया कि हर साल 31 अक्टूबर को हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, वर्ल्ड सेविंग डे। लोगों को इनकरेज किया जाएगा आप पैसा बचाओ। भारत सरकार ने भी इसको मानना शुरू किया। भारत में भी 31 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता था। लेकिन आप जानते हो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इंदिरा गांधी के सम्मान में, जो पुअर के लिए बहुत काम करती थी, उनके सम्मान में भारत में जो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे होगा वो 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्योंकि 31 अक्टूबर जो है एंटी टेररिज्म डे भी मनाते हैं भारत में। ठीक है, इसीलिए याद रखना भारत सरकार ने शिफ्ट कर दिया उसको 30 अक्टूबर कर दिया, तो पूरा दुनिया जो है वो 31 को मनाएगा, हम लोग मनाएंगे 30 अक्टूबर। ठीक है, और पहली बार कब मनाया गया था 1985 में। यही था, इसमें कोई थीम वीम होता नहीं है। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की पहली प्रेसिडेंट है जिन्होंने रफाल, ये है ना दसों एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है उसकी ये फाइटर प्लेन है, उस पर उन्होंने फ्लाई किया। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू का जो रफाल प्लेन था वो टेक ऑफ किया था फ्रॉम द
एयरफोर्स स्टेशन या इसको बेस भी कह सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है या स्टेशन है अम्बाला हरियाणा में, और ये कब हुआ था 29 अक्टूबर 2025 को। ये जो रफाल प्लेन देखो 2 सीटर है ये, इसको उड़ा कौन रहे थे? ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जो कमांडिंग ऑफिसर है ऑफ द 17 स्क्वाड्रन। जो रफाल का जो स्क्वाड्रन है वो 17 स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है। अम्बाला को चुनने का एक सिंबॉलिक कारण भी था। भारत ने फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं ना G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें यह था कि इंडिया 36 रफाल फाइटर प्लेन खरीदेगा फ्रांस से। रफाल प्लेन जो है वो 10 एविएशन बनाता है फ्रांस की कंपनी। ये 29 वाला जो वीडियो है ना उसमें इसमें और डिस्कस भी किया गया है, ठीक है। तो जो पहला रफाल प्लेन भारत आया था वो लैंड किया था अम्बाला में ही, तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी था। और यहीं पे रफाल का एक स्क्वाड्रन बनाया गया जिसको 17 स्क्वाड्रन बोलते हैं। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अम्बाला से ही प्लेन उड़े थे और पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों पे इन्होंने अटैक किया था, ठीक है। दूसरा, आपने नाम सुना होगा शिवांगी सिंह का, इंडियन एयरफोर्स की ये पायलट हैं, फाइटर पायलट, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने क्लेम किया था पता नहीं कितने रफाल जेट्स को उसने उड़ा दिए, और उसने ये भी क्लेम किया था कि शिवांगी सिंह एक प्लेन उड़ा रही थी, उसने उसको उड़ा दिया, उसने उसको कैप्चर कर लिया और उसको अपने देश में बंधक बना लिया। वही शिवांगी सिंह प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ वो दूसरे फाइटर प्लेन पे थी। और जो कोऑर्डिनेशन बना था, एयरफोर्स के जो चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, इन्होंने भी आपका रफाल का प्लेन उड़ाया था जब प्रेसिडेंट मुर्मू यहाँ पे आई थी, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ जो क्या याद रखना है, प्रेसिडेंट मुर्मू पहली ऐसी प्रेसिडेंट है भारत की जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन्स में सवारी की है। एक रफाल तो हो ही गया और दूसरा है Su-30 MKI। Su जो होता है ना सुकोई होता है, ठीक है। सुकोई रशियन प्लेन है, भारत ने खरीदा था रशिया से, ठीक है। तो 8 अप्रैल 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू Su-30 MKI सुकोई 30 MKI प्लेन पे बैठी थी जो उड़ा था तेजपुर बेस से, कहाँ पे? असम में, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखना है द्रौपदी मुर्मू का। फिर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला है, रिपोर्ट का नाम था इंडियाज सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम GVA ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। दूसरा जो रिपोर्ट है ना, इंडियाज सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स, ये 2 रिपोर्ट था जिसको आपका रिलीज किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 ईयर्स में जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वो बढ़कर कितना हो गया? 29.7%, ठीक है। अब देखो इसमें याद क्या रखना है, पहला ऐसे पूछ सकता है इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स, या फिर इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम GVA ट्रेंड्स, GVA होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ये दोनों रिपोर्ट किसने जारी किया? इसको जारी करने वाला कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है ये 2 रिपोर्ट। तो ऐसे पूछ सकता है ये 2 रिपोर्ट किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। इस रिपोर्ट को रिलीज किया था न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और बहुत सारे लोग थे लेकिन जिसका नाम हमें थोड़ा याद रखना चाहिए, उस समय प्रेजेंट कौन थे? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि ये इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है ना वो है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। तो हम नाम याद रहना चाहिए इसीलिए मैंने ये नाम दिया है, अदरवाइज नीति आयोग के जो CEO हैं वो है BVR सुब्रमण्यम। पहले हम लोग देख लेते हैं इस रिपोर्ट्स की मेन बातें जो हमारे नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है जो सर्विस सेक्टर का शेयर है इन टोटल एम्प्लॉयमेंट वो 2011-12 में 26.9% था, जो 23-24 में बढ़कर 29.7% हो गया है।
इसका मतलब आप देख लो, टोटल जितना एम्प्लॉयमेंट है भारत में उसमें 29.7% जो है वो कंट्रीब्यूशन है किसका, सर्विस सेक्टर का है। नीति आयोग कहता है पिछले 6 इयर्स में, है ना, पिछले 6 इयर्स में इंडिया में सर्विस सेक्टर में 4 करोड़ न्यू जॉब्स ऐड हुए थे। ठीक है, तो लास्ट 6 इयर्स में 4 करोड़ न्यू जॉब ऐड हुए हैं, ये कहता है नीति आयोग। जो अब 23-24 में टोटल सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड व्यक्ति कितने थे, 188 मिलियन। याद रखना 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। तो 188 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड थे सर्विस सेक्टर में, जो कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 29.7% आपका हो गया। नीति आयोग का ये रिपोर्ट कहता है, ठीक है, अभी भी भारत में जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो जॉब्स है वो क्रिएट करता कौन है, ट्रेडिशनल सर्विसेज। ट्रेडिशनल सर्विस का मतलब क्या हो गया, ट्रेड। ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार, छोटे मोटे दुकान हो गए, रिपेयर का सर्विस होता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट। तो जो रिपेयर का सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्ट का सर्विस हो गया, ट्रेड का जो सर्विस हो गया, ये मैक्सिमम जॉब क्रिएट करते हैं भारत में। इसको कहता है नीति आयोग ट्रेडिशनल सर्विस। लेकिन नीति आयोग ये भी कह रहा है कि जो मॉडर्न सर्विसेज हैं जैसे फाइनेंस, आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज, प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज में ना जैसे लीगल और ये सब आ जाते हैं, इनका पोटेंशियल जो है फॉर फ्यूचर जॉब क्रिएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें वेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, और क्योंकि इंडियन इकॉनमी जो लिंक है फॉरेन वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट से, वो तो देखो आईटी और प्रोफेशनल सर्विस में ही है ना आपका। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी, भारत एक उसका हब बनता जा रहा है। इसलिए नीति आयोग कहता है भविष्य में ये सेक्टर मैसिव ग्रो करेगा, मॉडर्न सर्विस, और धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल सर्विसेज है ना उसका जो शेयर है वो हमारे देश के सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट ने एक चीज़ और पाया, जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, सदर्न में जैसे तमिलनाडु, केरला वगैरह आ गया, वेस्टर्न में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह आ गया, इनमें अधिकतर जो जॉब क्रिएशन हो रहा है ना सर्विस सेक्टर में, वो किस में हो रहा है, मॉडर्न सर्विस सेक्टर में। आप जानते हो सदर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, और आईटी सेक्टर भी यहाँ पे बहुत ही डेवलप्ड है। जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली रिलाई करते हैं किस पे, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर जॉब जनरेशन। ठीक है, नीति आयोग के रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इन इंडिया जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो 24-25 में कितना था, 55%। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो सर्विस सेक्टर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इन द ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 24-25 वॉज 55%। ये डेटा याद रखना होगा, ठीक है। फिर इंडिया नेपाल, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगा, ताकि इंडिया नेपाल से जो पावर खरीदेगा उसके लिए एक ट्रांसमिशन लाइन बनेगा जो नेपाल से पावर लाएगा इंडिया। इसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये इंडिया की तरफ से साइन करने वाली कंपनी कौन है, पावर ग्रिड, जिसको पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और नेपाल से साइन करने वाली अथॉरिटी है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ये जो एग्रीमेंट था ये नई दिल्ली में साइन हुआ था, ठीक है। कारण क्या था, नेपाल के जो मिनिस्टर हैं फॉर एनर्जी, वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन, कुलमन घिसिंग, ये अभी भारत आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर जब ये भारत आए थे तो उसमें कुलमन घिसिंग नेपाल के जो मिनिस्टर हो गए, और भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर, उनके सामने में ये दोनों एग्रीमेंट साइन किए गए। इसमें देखो क्या है, पावर ग्रिड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएगा। फिर शेयर्स कितने किसके पास होंगे वो सारे एग्रीमेंट इसमें आए हैं, ये हुए हैं, उसके डिटेल्स अभी नहीं आए हैं। ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी वो 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लगाएगा। एक होगा 400 किलोवाट का ट्रांसमिशन लाइन जो कनेक्ट करेगा इन रुवा जो नेपाल में है टू न्यू पूर्णिया इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा जो होगा 400 किलोवाट का डबल सर्किट ट्रांसमिशन सिस्टम जो कनेक्ट करेगा दोधारा जो नेपाल में है टू बरेली उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। न्यू पूर्णिया जो है ना वो बिहार में है। ये थोड़ा नाम भी याद रखना होगा,
इनारुवा कहाँ है? ये है नेपाल में। न्यू पूर्णिया कहाँ है? जो बिहार के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो बिहार के नहीं हैं उनके लिए न्यू पूर्णिया इज इन बिहार। फिर दुधारा, ये कहाँ है? नेपाल। बरेली, बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन या पावर ग्रिड इसको बोलते हैं, एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसको 1989 में सेटअप किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। और ये आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर? ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, ये था नेपाल। क्योंकि याद रखना, नेपाल के पास बहुत ज़्यादा हाइडल पोटेंशियल है, नदियाँ हैं उसके पास। और नेपाल एक मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, या आप कह लो पावर एक्सपोर्ट नेपाल के इकॉनमी का एक बहुत बड़ा भाग है। और अधिकतर पावर वो किसको बेचता है? इंडिया को। ठीक है, पिछले बार अभी कुछ दिन पहले एक ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ था, जिसमें इंडियन ट्रांसमिशन लाइन को इस्तेमाल करते हुए नेपाल का जो पावर है वो बांग्लादेश को गया था। अदरवाइज नेपाल अपना पावर जो है वो इंडिया को बेचता है, और ये नेपाल के लिए फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में इसको याद रखना होगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक रिपोर्ट निकाला। उसने कहा भारत में जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट को क्रॉस कर गई है। GW का मतलब होता है गीगावाट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ने अपना डेटा भी दिया। वो ये दिखाता है 31 मार्च 2014, यानी कि नरेंद्र मोदी के पावर में आने से पहले भारत में टोटल जो इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी था या पावर था वो था 249 गीगावाट। और सितंबर मंथ जब ख़त्म हुआ है 30 सितंबर 2025 को, ये बढ़कर हो गया है 500.89 गीगावाट। ये अचीवमेंट है, वो मोदी गवर्नमेंट का अचीवमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया। गवर्नमेंट ने इसका ब्रेकअप भी दिया है। ये जो 500.89 गीगावाट जो पावर जनरेशन कैपेसिटी भारत में है, उसमें से जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स हैं वो है 256.09 गीगावाट, जो लगभग 51% ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स में कौन कौन आता है? रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल में आपका आ जाएगा विंड आ गया, सन आ गया, जियोथर्मल आ गया। ठीक है, स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट भी होते हैं, वो सब आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा नॉन फॉसिल फ्यूल का सोर्स होता है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल विद्युत, हिंदी में बोलते हैं ना। बांध बनाते हैं नदी पे, उसके बाद पानी बिजली बनाते हैं। और इसमें आता है न्यूक्लियर। तो जब नॉन फॉसिल फ्यूल बोलते हैं तो उसमें आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी ये अक्षय ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है वो सोर्स जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे सन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। ठीक है, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ आता है हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में क्या होता है? ये पहले एनिमल थे, प्लांट थे, मर गए। हम लोग मिलियंस ऑफ ईयर्स की पहले की बात कर रहे हैं। फिर मर गए, फिर ये क्या हुआ? अर्थ का मूवमेंट हुआ, ये अर्थ के नीचे चले गए, इस पर प्रेशर पड़ा, इस पर हीट पड़ा, और फिर ये बदल गए आपके कोल में, ये बदल गए आपके पेट्रोलियम में, या फिर ये बदल गए आपके नेचुरल गैस में। इन सबको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या नेचुरल गैस हो गया, उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो 500.89 गीगावाट्स में फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन है 244.80 गीगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी का 49% है। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ने डेटा दे दिया है ब्रेकअप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। जो रिन्यूएबल एनर्जी है 256.09 गीगावाट, उसमें से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सोलर पावर का है। सोलर पावर का कितना है? 127.33 गीगावाट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है विंड। विंड का कितना है? 53.12 गीगावाट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो टारगेट सेट किया था कि भारत में जितना इंस्टॉल पावर कैपेसिटी होगा उसमें से कम 50% जो होगा वो होना चाहिए नॉन फॉसिल फ्यूल से। और गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था कि हमें ये टारगेट अचीव करना है बाय 2030। तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से भारत ने 2025 में ही ये टारगेट पूरा कर लिया। इसका मतलब 5 साल पहले उसने ये टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका महत्व क्या है। पंचामृत टारगेट ऑफ इंडिया, यही मैंने हेडिंग दिया है। जैसे 29 का वीडियो देखोगे
उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें ये कर रहे थे 2015 का पेरिस क्लाइमेट समिट COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ये मीटिंग हुई थी पेरिस फ्रांस में 2015 में। हर जगह देखोगे जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो सब पेरिस समिट की बात करते हैं। पेरिस समिट में हर कंट्री को बोला गया आप अपना एक टारगेट डिफाइन करो, उसको NDC बोलते हैं, नेशनली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें यह था सब कंट्री को कहा गया आप अपना एक रोड मैप तैयार करो जिसमें आप किस तरह से कार्बन के इमिशन को कम करोगे, क्योंकि कार्बन को ही जिम्मेदार माना जाता है ये जो वर्ल्ड में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो अगर इसको रोकना है तो यही होगा, हर कंट्री को अपना कार्बन का प्रोडक्शन कम करना होगा। और कार्बन का प्रोडक्शन अधिकतर कब होता है, जब हम लोग कोयला जलाते हैं पावर के लिए, या हम लोग फिर फ्यूल पेट्रोल डीजल चलाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनसे कार्बन का प्रोडक्शन होता है। हर कंट्री को कहा गया आप अपना अपना डिसाइड करो। भारत सरकार ने भी अपना टारगेट सेट किया है NDC, उसको प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया, इन्होंने कहा पंचामृत टारगेट है। पंच मतलब पांच टारगेट सेट किए हैं भारत ने एज फॉर द कमिटमेंट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट समिट। एक जो है उसमें टारगेट कि भारत में जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी होना चाहिए 500 गीगावाट, ये कब तक हो जाना चाहिए 2030 तक, एक टारगेट ये है। दूसरा जो टारगेट था कि 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट शैल बी मेट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इसका मतलब ये टारगेट तो पूरा हो गया सेकंड वाला 2025 में ही, कि जितना हमारे देश में एनर्जी का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें से 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। थर्ड जो टारगेट है, इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030। 2030 तक भारत 1 बिलियन टन्स कार्बन एमिशन को कम करेगा। बिलियन का मतलब अरब होता है, ठीक है। ये कैसे होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल को इनकरेज किया जाएगा, फॉरेस्ट लगाया जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी लाए जाएंगे ताकि जो पेट्रोल पे भी गाड़ी चल रही है ना उससे कार्बन इमिशन वगैरह कम हो। इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होता है उसको कम किया जाएगा, स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे वगैरह वगैरह, ये करना है। फोर्थ क्या है, कार्बन की जो इंटेंसिटी है ऑफ द इकोनॉमी उसको लेस करना है बाय 45% बाय 2030। और फिर 2070 तक नेट कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब होता है ये नहीं कि भारत से कार्बन का एमिशन नहीं होगा, नहीं। इसका मतलब है जैसे सपोज करो 2070 में अगर भारत 100 kg कार्बन का एमिशन करता है, ठीक है, कोई पावर प्लांट्स तो होंगे ही होंगे ना, गाड़ियां तो चलेगी ही चलेगी। तो अगर 100 kg का कार्बन एमिशन करता है सपोज करो 2070 में भारत, तो फिर ऐसे स्टेप्स उठा लिए जाएंगे जिससे कि भारत में 100 किलोग्राम कार्बन के एमिशन को एब्जॉर्ब किया जा सके। इससे कार्बन का एमिशन प्लस माइनस करो तो कितना हो गया, नेट ज़ीरो। तो कार्बन का एमिशन कम कैसे होगा, एक फॉसिल फ्यूल के जगह नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करो, दूसरा हो सकता है पेड़ पौधे लगाओ, तीसरा हो सकता है कार्बन को कैप्चर करो, हवा से कैप्चर करो, ज़मीन के नीचे गाड़ दो, कार्बन स्टोरेज करो, बहुत सारे तरीके हैं। इसका मतलब 2070 तक भारत एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगा, यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री हो जाएगा। ये पंचामृत है, ये टारगेट है जो भारत सरकार ने तय किए हैं। उसमें से एक टारगेट मीट हुआ है, कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। इसलिए पंचामृत भी थोड़ा सा याद रखना। थर्ड, नेशनल इनिशिएटिव ऑन मॉडल यूथ ग्राम सभा लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। ये देखो मॉडल यूथ ग्राम सभा, देखो इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में भी ना डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो मेन ये जो प्रोग्राम है ना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, लेकिन ये जो नेशनल इनिशिएटिव ऑन मॉडल यूथ ग्राम सभा है ना उसमें दो मिनिस्ट्री और हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन क्यों है,
इसमें टारगेट क्या होगा, गवर्नमेंट जो है ना 1000 स्कूल्स में लॉन्च करेगा मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो स्कूल में जब लॉन्च करेगा तब तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होगा, और ट्राइबल एरियाज में भी इसको लॉन्च किया जाएगा, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी शामिल कर लिया गया है। ये जो नेशनल इनिशिएटिव ऑन मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये लॉन्च हुआ था कहाँ पे, ये हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में। कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, ये देखो होता क्या है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये ना एक सिमुलेशन है, जैसे सिंपल सा समझो, स्कूल के बच्चे होंगे, वहाँ पे ना एक मॉडल ग्राम सभा का सेशन आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें बच्चे, कोई एक बच्चा होगा जो सरपंच बनेगा, बाकी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। फिर वो लोग जो गांव के हैं ना प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाए। बच्चों में यहाँ पे बचपन से ही डेमोक्रेसी की नींव डाली जा रही है। हमेशा याद रखना, पंचायत या शहर में कहें तो म्यूनिसपैलिटी, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बोलते हैं। ये डेमोक्रेसी का थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी है। फर्स्ट टीयर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्लियामेंट। सेकंड टीयर होता है स्टेट असेंबली, और थर्ड टीयर जो होता है गांव में पंचायत, और शहर में होता है म्यूनिसपैलिटी। आप जानते हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल डाला गया था, और पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। उसको एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 74th अमेंडमेंट 1992, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल को ऐड किया, जिसमें शहरों में आपका होगा म्यूनिसिपल सिस्टम। ठीक है, ये भी जो था पूरे इंडिया में म्यूनिसिपैलिटी को एक दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, यही चीज़ जो है ना गवर्नमेंट चाहता है कि डेमोक्रेसी और मजबूत हो भारत में, बच्चे भी सीखें कैसे ग्राम सभा काम करता है। इसी के लिए नेशनल इनिशिएटिव ऑन मॉडल यूथ ग्राम सभा लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा। नेवा का जो थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित किया गया। ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया पार्लियामेंट की एनेक्सी में, पार्लियामेंट हाउस है ना उसके एनेक्सी में किया गया था, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है 30 अक्टूबर 2025 को। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और इसको इनॉग्रेट किसने किया, किरण रिजिजू। ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका एजेंडा क्या था, क्या डिस्कशन करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। इनका डिस्कशन का जो मेन मुद्दा था वो था जो भारत में स्टेट असेंबली है, विधानसभा या विधान परिषद जहाँ पे जिस स्टेट में है, उसमें जो नेवा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, वो उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है, कहाँ तक वो प्रोजेक्ट पहुँचा है। अब क्योंकि हर स्टेट से आएंगे तो फिर स्टेट अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो किसी स्टेट का होगा जो बहुत अच्छा काम किए होंगे, इससे दूसरे स्टेट सीखेंगे और फिर वो अपने स्टेट में जाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे उनका भी स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ डिस्कस करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे न्यू दिल्ली में अंडर द बैनर ऑफ थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नीवा। अब जान लो नीवा क्या है। देखो सिंपल सा फंडा है, भारत में मोदी सरकार ने लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है कि भारत में जो लेजिस्लेशन होता है, लेजिस्लेशन मतलब सेंटर में जो लेजिस्लेचर है वो है आपका पार्लियामेंट। जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में आपका है एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ स्टेट्स में आपके हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 3 यूनियन टेरिटरी है भारत में जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। 3 यूनियन टेरिटरी कौन है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे जब भी आप देखोगे संसद टीवी या लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई देखोगे, तो इनका मेन काम क्या होता है, एक होता है लॉ बनाना। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं या जो मेंबर होते हैं हाउस के, वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर
कोई इशू होता है तो फिर उस इशू को वो रेज करते हैं। तो इसके लिए क्या करता है पार्लियामेंट ना, अपना टाइम अलॉट करता है किस समय क्या होगा। अभी क्या होता है, अगर किसी मेंबर को क्वेश्चन पूछना है ना तो वो लिख के देता है, वो सेक्रेटेरिएट को देगा। जैसे लोकसभा में आपको पूछना है तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट होगा, राज्यसभा के सदस्य तो राज्यसभा में पूछोगे तो उसके सेक्रेटेरिएट को आपको देना पड़ता है। फिर मिनिस्टर आपका जवाब देगा, फिर बोलेगा मैंने इसको पटल पे रख दिया। अलग अलग तरीका का होता है क्वेश्चंस। ये सारा काम होता है पेपर से, इसमें टाइम लगता है। डिजिटल इंडिया के तहत एक सिस्टम ये भी आपका डेवलप किया जा रहा है जिसमें जो पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे सारा जो लॉ मेकिंग और जो पूरा प्रोसेस है ना उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कौन कर सॉरी लागू कौन करेगा, ऑब्वियसली पार्लियामेंट से रिलेटेड है या स्टेट असेंबली से रिलेटेड है, तो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हर मेंबर्स को दे दिया जाएगा टैबलेट, और इसका बनाया गया है एक वेब बेस्ड सूट ऑफ एप्लीकेशन, ऐप भी होगा और मोबाइल ऐप भी होगा। आप लॉग इन करो, ऑफकोर्स आपके पास पासवर्ड वगैरह होगा, आप लॉग इन करो, आप उसमें देख सकते हो आज कौन कौन सी कार्रवाई होने वाली है। ठीक है, लेजिस्लेचर में आप चाहो तो क्वेश्चन वहीं पे पुटअप कर सकते हो, आप चाहो तो स्टेटस चेक कर सकते हो, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिनिस्टर किस दिन देगा, या फिर आपको अगर इशू रेज करना है तो आप वहाँ पे लॉगिन करके कर सकते हो। इसका मतलब टोटली ये सीमलेस हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। यही इसका मेन मकसद है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का। तो फिर हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, स्टैटिक पढ़ लो। पहला स्टेट जिसने नेवा को इम्प्लीमेंट किया था वो था नागालैंड इन 2022। लेटेस्ट जो 29th लेजिस्लेचर है जिसने नीवा को अपनाया है वो है आपका पुडुचेरी, ये अभी कुछ महीने पहले इसने अपनाया था। जो 29 लेजिस्लेचर जो है भारत में वो ज्वाइन कर चुके हैं नीवा को। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच जो शांति वार्ता चल रही थी वो आपका फेल हो गया। पहले थोड़ा सा देख लो है क्या। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प हुई थी, उसमें बाद में आते हैं, पहले एग्जाम वाला कर लो। जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ था ना दोनों के बीच में, वो हुआ था दोहा कतर में, और ये हुआ था 19 अक्टूबर 2025 को। यहाँ पे दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तो आप जानते हो तालिबान का शासन है। ठीक है, वहाँ पे ये लोग एग्री कर गए थे सीज फायर के लिए। और फिर वहाँ पे ये हुआ था अगले राउंड का जो बातचीत होगा ना वो इस्तांबुल में होगा, तुर्की में। तुर्की में क्यों, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो मीडिएशन था वो दो देश कर रहा है, कतर और तुर्की। उसका नाम तो अब तुर्की हो गया ना, तो आप कहीं कहीं तुर्की भी लिखा हुआ देखोगे, टर्की भी देखोगे, तुर्की भी देखोगे। तो मीडिएशन कर रहा था कतर एंड तुर्की। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए वो सारे इकट्ठे हुए इस्तांबुल में, टर्की में। जो टर्की का कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, याद रखना। टर्की का जो कैपिटल है ना वो है अंकारा, तो ये कंफ्यूज मत होना भाई। टर्की की कैपिटल है अंकारा, इस्तांबुल नहीं। लेकिन मेजर जो सिटी है ना वो इस्तांबुल ही है। ठीक है, तो फिर ये लोग इकट्ठे हुए इस्तांबुल में, जहाँ पे दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। झगड़े का कारण क्या है, एक चीज याद रखना, जब ब्रिटिश इंडिया था, जब भारत में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने अफगान राजा, उसको अमीर बोलते थे, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। और वहाँ पे एक लाइन खींच दिया गया जो कि ब्रिटेन हमेशा करता है, और कहा गया ये पार्ट तुम्हारा, ये पार्ट हमारा। उस समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे मॉरिटिमर डुरैंट। ठीक है, और क्योंकि ये लाइन खींची गई थी उनके समय, इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, डुरैंट लाइन। याद रखना, भारत में एक फुटबॉल का भी टूर्नामेंट होता है, क्लब बेस्ड टूर्नामेंट, उसको डुरैंट कप बोलते हैं। ये इसी मॉरिटिमर डुरैंट के नाम पे रखा गया है, जो उस समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। पाकिस्तान
सॉरी, अफगानिस्तान ने कभी भी डूरेंट लाइन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि डूरेंट लाइन क्या करता है, पठान है ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक अफगान पठान हो गए, एक उस समय के ब्रिटिश इंडिया के पठान थे। 1947 में इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया के दो टुकड़े हो गए, एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। आप जानते हो यूनाइटेड नेशंस में जब इंडिया और पाकिस्तान के मेंबरशिप की बात हो रही थी तो इंडिया में तो किसी ने अपोज नहीं किया। जब पाकिस्तान की मेंबरशिप की बात हो रही थी यूनाइटेड नेशन में, सिर्फ एक देश ने पाकिस्तान का अपोज किया था, वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान डूरेंट लाइन को नहीं मानता, और अब तो कह लो जो डूरेंट लाइन है वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया ना। अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए, पहले राजा था, बाद में कम्युनिस्ट आए, फिर मुजाहिदीन आए, फिर तालिबान आए, फिर आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, फिर अभी तालिबान आए हैं। जबकि याद रखना तालिबान को सपोर्ट करने वाला, बनाने वाला पाकिस्तान ही है। किसी गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में डूरेंट लाइन को स्वीकार नहीं किया है, ये हमेशा याद रखना। यही झगड़े का जड़ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अभी क्या हुआ था, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है टीटीपी, यह भी पाकिस्तान के द्वारा ही बनाया गया ग्रुप है, लेकिन अब पाकिस्तान को ही ठोकरा है। इसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसमें अधिकतर पश्तून है, ठीक है। ये लोग डिमांड करते हैं पाकिस्तान में शरिया लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री बन जाना चाहिए। ये पाकिस्तान पे अटैक करते हैं और देखते रहते हो, आप सुनते रहते हो। देखो, एक है बलोच, बलोच अलग है, टीटीपी अलग है। बलोच बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए लड़ते हैं, टीटीपी आज़ादी के लिए नहीं लड़ते। ये पाकिस्तान में चाहते हैं कि इस्लामिक गवर्नमेंट्स हो। ये पाकिस्तान पे अटैक करते रहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि इनको सेंचुरी कौन दे रहा है, तालिबान, क्योंकि दोनों पठान पठान हैं, तो पश्तून वाला होने के कारण दोनों सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, आमिर खान मुत्तकी, जब भारत आए थे, 13 अक्टूबर का जो वीडियो है ना, उसमें डिटेल कवर किया गया है उनके विजिट को, उसको आप देख सकते हो 13 अक्टूबर के वीडियो में। जब मुत्तकी साहब भारत आए हुए थे, पाकिस्तान ने एयर अटैक किया था काबुल पे। उसने कहा था कि जो टीटीपी का जो हेड है वो काबुल में जो छुपा हुआ था उस पर हमने अटैक किया। अफगान आप जानते हो वो अपने देश पे अटैक कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो जब उसने अटैक किया पाकिस्तान ने एयरफोर्स से, उसने ड्रोन स्ट्राइक भी किया था काबुल पे, तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया। और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, पूरे एरिया में उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, बहुत सारे पाकिस्तानी मारे भी गए थे इसमें। तो फिर दोनों देशों में शांति करवाने के लिए कतर और तुर्की बीच में आए। दोहा में सीज फायर हुआ था, लेकिन इस्तांबुल में दोनों के बीच बात नहीं बनी। कारण क्या था, पाकिस्तान डिमांड कर रहा था तालिबान टीटीपी को सहायता देना कंप्लीटली बंद कर दे, ठीक है। तालिबान कहता है टीटीपी आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और हम इसको सपोर्ट नहीं करते। वो कहता है टीटीपी पाकिस्तान का ही बनाया हुआ है, पाकिस्तान जाने। तालिबान का डिमांड था पाकिस्तान से कि आप हम पे हवाई हमला नहीं करोगे। और याद रखना, पाकिस्तान के एयर बेस को ना अमेरिका यूज़ करता है, यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ करता है, वो अपने ड्रोन्स उड़ाता है वहाँ से जो अफगानिस्तान आते हैं। तालिबान का डिमांड था आप हम पे एयर स्ट्राइक नहीं करोगे और ना ही कोई ड्रोन हमारे एरिया में आना चाहिए। पाकिस्तान ने इसको मानने से मना कर दिया। तो दोनों अपने अपने स्थान पे अड़े रहे, कोई समझौता नहीं हुआ, डेडलॉक हो गया, और ये एग्रीमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। आज के जो न्यूज़ थे उस पर कुछ MCQs हैं, उसको एक एक करके कर लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 3 नवंबर, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। भारत में वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया जाता है? आंसर क्या है? 30 अक्टूबर। याद रखना, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन बाद में 1985 में भारत सरकार ने 31 की जगह इसको कर दिया 30 अक्टूबर। Second question, from where did the Rafale jets of the Indian Air Force take off that carried the Indian President Draupadi Murmu?
द्रौपदी मुर्मू जिस राफेल जेट पर सवार थी वो इंडियन एयरफोर्स के किस बेस से उड़ान भरा? ऑप्शन ए तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन बी ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन सी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन डी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तेजपुर, ग्वालियर, हिंडन, अंबाला, नन ऑफ दीज। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? अंबाला, हरियाणा। तेजपुर में वो सुकोही पे सवार हुई थी। तेजपुर असम में है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा हेल्ड? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी जयपुर, ई नन ऑफ दीज। ये 30th को हुआ है, 30 अक्टूबर को। और आप जानते हो ये कहाँ पे हुआ था? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट दिल्ली में है, तो फिर ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। क्वेश्चन नंबर 4, according to the recent Niti Aayog report, the contribution of the service sector in total employment in 2023-24 was option A 26.9%, option B 27.2%, option C 28.5%, option D 29.7%, option E none of these। अब जानते हो आंसर क्या है? 29.7%। क्वेश्चन नंबर 5, where were the second round of peace talks between Afghanistan and Pakistan held? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में सेकंड दौर का जो शांति वार्ता था वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए दोहा कतर, ऑप्शन बी इस्तांबुल टर्की, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। देखो, फर्स्ट राउंड जो हुआ था दोहा कतर में हुआ था, सेकंड राउंड कहाँ पे हुआ था? इस्तांबुल टर्की। और फिर याद दिला दें, टर्की की राजधानी इस्तांबुल नहीं है, टर्की की जो राजधानी है वो है आपका अंकारा। ठीक है, आज के वीडियो में ये हमारे काम का कुछ न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सपोर्ट करो, ठीक है, और ना इसके कंटेंट को आप शेयर भी करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।